नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। 2 हफ्तों की खामोशी मिडिल ईस्ट में, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं है। दुनिया जिस महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है उसमें फिलहाल ब्रेक जरूर लगा, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच का सीजफायर जो हुआ, उसके बाद उम्मीद ये थी कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन पहला दौर नाकाम रहा और अब नजरें टिकी है दूसरे दौर की बातचीत पर। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार इशारों में कह रहे हैं बातचीत संभव है, लेकिन सवाल ये, क्या वाकई अमेरिका बैकफुट पर है? क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया कि बात तो होगी, लेकिन होगी हमारी शर्तों पर। यानी झुकने को कोई तैयार नहीं और टकराव की आहट अभी भी बरकरार है। इतना ही नहीं, इस पूरे तनाव में अब इजराइल भी सीधे निशाने पर आ चुका है और सबसे बड़ा जो फ्लैश पॉइंट बन चुका है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से गुजरता दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस का। ईरान ने साफ ऐलान किया कि टोल जो देगा वही पार कर पाएगा, टोल दिए बगैर कोई जहाज नहीं जा पाएगा। यानी एक तरफ टोल, दूसरी तरफ नाकेबंदी और बीच में फंसी पूरी दुनिया। तो क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर खेल बदल देगी? और यही 3 तस्वीरें मिडिल ईस्ट की आज के आक्रमण को और भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। अब क्या वर्ल्ड वॉर होगा? दूसरी तरफ जो हालात नजर आते हैं, हॉर्मुज़ पर आर पार की लड़ाई है, किस तरह से मुश्तबा और IRGC लगातार अपनी इस लड़ाई को धार दे रहे हैं और चक्रव्यूह में क्या फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। ईरान अमेरिका सीजफायर से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर जान लीजिए, यूएस ईरान सीजफायर बढ़ाने पर सहमत है। जी हां, सीजफायर आगे बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 2 हफ्ते और सीजफायर बढ़ाया जा सकता है। आप ये मान के चलिए, जो पहले 14 दिनों का जो सीजफायर था उसकी मियाद 22 अप्रैल को खत्म हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि सीजफायर और बढ़ाया जा सकता है। युद्ध विराम रहेगा दोनों देशों के बीच में या तीनों देशों के बीच में, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई सिर्फ ईरान बनाम इजराइल या फिर ईरान बनाम अमेरिका नहीं रही, लेकिन अब जिस तरह से हालात है उसे मान के चलिए कि अब ये सीजफायर बढ़ सकता है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से जान लीजिए, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, चीन दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए। इस पूरी परिस्थिति में चीन से रिलेटेड बड़ी खबर, चीन दौरे पर गए रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान है। लावरोव ने क्या कहा है? रूस के विदेश मंत्री जो चीन गए हैं, रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है, नागरिक उद्देश्यों के लिए संवर्धन का अधिकार है। युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के पक्ष में एक तरह से हमें ईरान जो भी फैसला ले हम स्वीकार करेंगे, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर की तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर, जंग के बीच में ब्रिटेन के वित्त मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। ब्रिटेन जो लगातार अब अमेरिका से इतर खड़ा हुआ नजर आ रहा था, एक और बयान सामने आया है। ईरान से युद्ध छेड़ने का कोई जो फैसला लिया गया उसे कहीं से कहीं तक सही नहीं ठहराया जा सकता, ब्रिटेन ने कहा। यूएस ने बगैर स्पष्ट लक्ष्य के इस जंग को शुरू कर दिया। अमेरिका बिना एग्जिट प्लान जंग में कूद चुका है। ब्रिटेन ने यह माना है अमेरिकी नाकेबंदी का समर्थन नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन की तरफ से बात कही गई है और एक के बाद एक आज के तनाव के बाद में कई बड़ी खबरें हैं। यूएस के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ पर महाभियोग प्रस्ताव की जानकारी सामने आ रही है। अब ये मान के चले, पीट हेग्सेथ जो इस पूरे मिडिल ईस्ट के जंग का मुख्य चेहरा है, अब पीट हेग्सेथ को महाभियोग का सामना करना पड़ेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। पीट हेग्सेथ के खिलाफ 7 पन्नों का महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। ईरान जंग के बीच पीट हेग्सेथ की कुर्सी जा सकती है। 7 पन्नों के इस प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई, जिसमें 5 गंभीर आरोप हैं। बगैर कांग्रेस के परमिशन के युद्ध की शुरुआत करना इसमें मुख्य है। हेग्सेथ ने सैन्य कर्मियों को जानबूझकर खतरे में डाला, ये बात भी मेंशन की गई है। साथ ही साथ पीट हेग्सेथ के कारण पेंटागन जंग की जानकारी दे ही नहीं रहा है, ये बात भी स्पष्ट तौर से कही जा रही है। कुल मिलाकर ये कि इस जंग के साथ में अमेरिका चौतरफा घिरा और यही वजह है कि कई ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो अमेरिका की रणनीति पर भी सवाल खड़े करते हैं। एक्सपर्ट्स इसकी राय जानेंगे आखिर इनके क्या मायने हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं।
रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी और मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजन जामवाल जी, मैं आपसे शुरुआत करते हुए दो बातें इस दौरान नजर आ रही हैं। अभी तक जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नजर आ रहा था इस युद्ध का एक अलग पड़ाव, अब डोनाल्ड ट्रंप उसको लेकर अलग अलग बातें कहते रहे। पहले कहते रहे भाई हम ये हमारा है, उस पर कंट्रोल हम करेंगे, फिर कहते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, फिर नाकेबंदी कर देते हैं और अब अचानक से ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, सभी के लिए खोल दिया जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये क्या मैसेज दे रहा है सर? देखिए, मैसेज बेसिकली ये है कि बैक चैनल्स खुले हैं अभी भी, ऑब्वियसली। जो इस्लामाबाद में हुआ उसको आप भूल जाइए। दे वर नॉट एक्चुअल, वो मतलब जिसको बोलते हैं ना डेलिब्रेट, वो था खाली तमाशा दिखाने के लिए था। दैट वाज नेवर अ सीरियस डिस्कशन, पर सीरियस डिस्कशंस भी हो रही हैं। आप कल देखिए कि ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया, मोदी जी ने नहीं किया, ट्रंप ने किया, 40 मिनट बात हुई। उसके बाद सर्जियो गोर, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि कुछ बड़ा होने वाला है ना, बहुत बड़ा। अगर वो बोल रहे हैं, अब वो सिंस इंडियन एम्बेसडर टू यूएस और इस वक्त दिल्ली में है, मतलब यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, खाली इंडिया नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो मतलब उनका किस तरह हो सकता है इशारा, इकोनॉमिक, ये वो, मिलिट्री, कुछ कोऑपरेशन जिसकी बात चल रही है, डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पर इस वक्त मेन मुद्दा क्या है? जी जी, ईरान ईरान और हरमुज चल रहा है, ईरान मुद्दा। अगर मतलब हरमुज में कोई बात होनी है एंड ऐसा कोई एग्जिट प्लान चाहिए मतलब अमेरिका को, जिसपे ईरान सहमत भी हो जाए, तो मेरे हिसाब से वो हो सकता है एक थर्ड कंट्री कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज। अब बताइए उसमें, उस इलाके में कौन सी कंट्री है जो हॉर्मुज को मॉनिटर कर सकती है? मैं पाकिस्तान और चाइना को फ्रिंज प्लेयर मानता हूं इस गेम में। फ्रिंज प्लेयर क्यों? पाकिस्तान हालांकि ज्योग्राफिकली नजदीक है, पर उसके पास काबिलियत नहीं है ये मॉनिटर करने की। चाइना के पास काबिलियत है, पर चाइना एक तो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ईरान को शायद एक्सेप्टेबल हो, प्लस अपनी वनरेबिलिटीज हैं चाइना की, टू सेंड एन एक्सपीडिशनरी फोर्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पूरा आके यहाँ पे आके वो उसको करे। नॉट ज्योग्राफिकली और मिलिटरली प्लेस्ड है सिर्फ एक देश, भारत जी। हमारा आप जो आईएनएस विक्रांत का पूरा कैरियर जो फ्लीट है पूरा, इस खाली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, पूरा फ्लीट इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में है। आज से नहीं है, 15-20 दिन से है। ऑपरेशन संकल्प चल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारतीय शिपिंग को सिक्योरिटी देने के लिए है, पूरा कैरियर ग्रुप है वहां पे, सर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं दोबारा आपके पास रुक करती हूँ, लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, एक और बात जल्दी से मुझे ये समझाइएगा, जो अभी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही थी, पीट हेग्सेथ भी अब महाभियोग का शिकार हो रहे हैं क्योंकि अब उनके खिलाफ भी प्रस्ताव पेश किए गए हैं। क्या पीट हेग्सेथ की भी एक तरह से अब कुर्सी जाने का वक्त आ चुका है? देखिए नैना जी, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। दरअसल पीट हेग्सेथ जो ट्रंप की कोशिशें ये है कि कैसे दूसरों के माथे अपनी नाकामियों का ठिकरा फोड़ा जाए। बिल्कुल आदत समझ ट्रंप प्रशासन जो है वो लगातार ये कोशिशें कर रहा है, खासकर ट्रंप जो है वो एक के बाद एक लोगों को निशाना बना रहे हैं और यह तरीका है जिससे कि वह अपनी नाकामियों को छुपा ले। लेकिन ट्रंप की ये जो कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर यदि मध्य पूर्व हाथों से चला गया ट्रंप के, तो समझ लीजिए पेट्रो डॉलर हाथ से चला जाएगा। कूटनीतिक तौर पर अमेरिका बहुत पीछे हो जाएगा, रणनीतिक तौर पर बहुत हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके से जो आर्थिक तौर पर नुकसान होगा नैना जी अमेरिका को, वो बहुत जबरदस्त हो सकता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इस समूचे मसले पर अभी सबसे पहले तो एक बात को दिमाग से हमको निकाल देना चाहिए कि आने वाले समय में तकरीबन 14 से 15 मई तक तो कम से कम ये युद्ध नहीं होगा। इसका कारण यह है नैना जी कि ट्रंप जो है वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं और जो ट्रंप है वो कोई बड़ी डील करना चाहते हैं चीन यात्रा पर। जी
जी, हाँ 14-15 मई को चीन की यात्रा पर जा रहे हैं ट्रंप। अब देखिए ट्रंप जो है उनका ध्यान पूरी तरीके से आर्थिक प्रतिबद्धताओं पर होता है और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ईरान के मसले पर चीन का बहुत दबाव है, क्योंकि बिल्कुल। मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा जो पैसा लगा रखा है ईरान में लगा रखा है चीन ने। तो अभी 14-15 मई तक युद्ध नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो है यह हमला बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है। यहाँ पर एक बात और है कि ईरान के पक्ष में जिस प्रकार से रूस और चीन खड़े हो रहे हैं, वो जो है वो संकट पैदा कर रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के साथ यहाँ पर नाटो नहीं खड़ा है। तो यहाँ पर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब इजराइल और अमेरिका की कूटनीति करती क्या है, क्योंकि आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इजराइल जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता और ट्रंप ने कहा है कि एक बार फिर बातचीत जो है इस्लामाबाद में हो सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल में दोनों के बीच विचारों में मतभेद हो सकते हैं और इजराइल के जो दक्षिणपंथी नेता है वो कभी भी पाकिस्तान के समर्थन पर किसी बातचीत का समर्थन कर ही नहीं सकते। तो अभी तो नेतन्याहू ने यह कहा कि जीडी वेंस ने उनसे लगातार बात की, इस्लामाबाद में रहकर भी वेंस ने भी कहा कि इजराइल को बराबर समर्थन मिला है। लेकिन क्या जब लंबी बातचीत होगी, निर्णायक बातचीत होगी, तो क्या आप इजराइल को इसी प्रकार से दरकिनार कर देंगे और क्या इजराइल उस पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है? मैं इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ, चूंकि इस्लामाबाद का भी जिक्र निकल आया है। अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में दूसरे दौर की शांति वार्ता जल्द ही हो सकती है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या ये वाली बातचीत सफल होगी? क्योंकि पहले दौर की बातचीत तो पूरी तरह से नाकामयाब रही, वो पूरी तरह से फेल रही थी। यही बात ब्रह्मदीप अलूनी जी आप कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है क्या दोबारा? नहीं नैना जी, देखिए इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि आप कोई भी राष्ट्र जो मध्यस्थता का रोल अदा करता है, उस राष्ट्र की एक हस्ती होना चाहिए, वो एक शख्सियत होना चाहिए, उसमें ताकत होना चाहिए और वो सबसे बड़ी बात है वो गारंटर भी होना चाहिए। तो इस्लामाबाद में कोई बातचीत होती है तो इस्लामाबाद गारंटर नहीं बन सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत इतनी नहीं है, क्योंकि वह तो कर्ज पर पलने वाला देश है। तो यहाँ पर यह समझ नहीं आता कि ट्रंप कैसे ये निर्णय ले रहे हैं कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत की जाए। इसके बजाय यदि मध्यस्थ यूरोप हो, मध्यस्थ मान लीजिए पुतिन हो या मध्यस्थ चीन भी हो, तो ये वो ताकतवर देश है जो गारंटर के तौर पर यह कह सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जो कैंप डेविड समझौता हुआ था, जिसमें मिस्र और इजराइल के बीच किसने मध्यस्थता की थी? अमेरिका ने मध्यस्थता की थी और उसका परिणाम अच्छा हुआ था। तो मध्यस्थ देश का ताकतवर और विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में बातचीत समझ से परे ट्रंप ऐसे निर्णय क्यों ले रहे हैं? लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है वो अब ईरान को धोखा दे रहे हो और ईरान और पाकिस्तान की बहुत लंबी बॉर्डर मिली हुई है। तो पूरी संभावना है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप से मिलकर आने वाले समय में ईरान को धोखा देगा और ईरान को इस बात को समझना होगा। जी जी और मुझे लग रहा है ब्रह्मदीप जी, शायद ये बात तो अमेरिका और जिस तरह से पाकिस्तान की जुगलबंदी रहती है, ईरान इससे ऐसा नहीं है कि अनजान बना हुआ है। राजन जी, खासतौर से पाकिस्तान की कथनी करनी, उसकी नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। तो क्या ईरान इतना ज्यादा भोला भाला है कि उसे नहीं पता कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर आखिर क्या खेल कर सकते हैं? लेकिन फिर भी बार बार इस्लामाबाद को ही चुना जाना, पाकिस्तान को ही चुना जाना, ये क्या आपको इसमें क्या मजबूरी या फिर क्या इतना दबाव नजर आ रहा है? सर नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, ये सारा प्लान का हिस्सा होता है। एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ इनकॉम्पिटेंस, साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस है, 70s में आई थी। बोर वॉर और क्रीमियन वॉर वगैरह उसके बारे में है, पर उसमें का जो क्रक्स है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रक्स क्या है कि हर प्लान, मिलिट्री हो और खासकर पॉलिटिकल प्लान, उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है कि अगर जब ये प्लान फेल होगा तो उसका ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाएगा। यही कहानी पीट हेगेत्से के साथ हो रही है, पहले से ही प्लान होता है। यही कहानी इन वार्ताओं के साथ हो रही है, जो पता है कि ये फेल होनी है, पर फेल होने जब जिस चीज का पता होता है तो कोई ऐसा ही चुना जाता है जो आराम से जिसके सिर पे ठीकरा। और राजन सर, ये तो वही बात हुई कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा था, या फिर एक बैठक थी जब जिसमें सब मौजूद थे, उन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले पीट हेगसेथ की तरफ इशारा करके बोला यही है वो जिसने मुझे जंग में उतारने के लिए मजबूर किया।
मैं वही आपको समझा रहा हूँ साइकोलॉजी। देखिए इस लेवल पे जो गेम्स होते हैं ना, उसमें अगर ट्रम्प आपको पागल लगता है ना कि वो इधर बोल दिया उधर बोल दिया, बहुत बार होता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनाई जाती है। आपके पास ट्रेन साइकोलॉजिस्ट दे टेल यू कि आपने ये इमेज बनानी है, ये इमेज इस वक्त देश के लिए अच्छी है कि अपन अनप्रेडिक्टेबल बनो, उसके लिए ये स्टेटमेंट को भी आज इधर का उधर आज उधर, सो दैट असली क्या है भले ये मतलब सारा कुछ उस लेवल पे अकेला नहीं होता कि बंदा की जब आया जो ट्विटर पे लिख दिया जब आया, हर के चीज के पीछे एक प्लान होता है। अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को मिसाइल सप्लाई करी हैं, आपका मतलब मोसाद और सीआईए को नहीं पता होगा, फिर भी ईरान खेल रहा है जानते हुए ये हो रहा है। तो मैं शुरू से ही इस खेल में हूं कि मतलब ये बताने लोगों की कोशिश कर रहा हूं कि ये युद्ध जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये युद्ध पूरे इलाके की, मिडिल ईस्ट और इवन साउथ एशिया की ज्योग्राफी बदली करने के लिए है। सी लोग कह रहे हैं कि भी रजीम चेंज 4 बम मार दिए, रजीम चेंज भी होगा, पर रजीम चेंज रातों रात 2-3 किस्म के रजीम चेंज होते हैं। एक होता है रातों रात बदली हो गया, उठा के घसीटा, जैसे इराक में लीबिया में कि वो सड़कों पे घसीटा मार दिया और रजीम चेंज हो गया। दूसरा है एक स्लाइटली स्लो रजीम चेंज कि रजीम इतना कमजोर हो गया कि अभी वो कुछ देर में फिर खुद ही गिर जाएगा। उसमें क्या है कि भाई मतलब ईरान जैसे प्राउड नेशन को एक वॉकआउट मिलता है कि भाई हम हारे नहीं हैं, हमने जो किया इंटरनली किया, बाहर कोई आके हमारे साथ कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, दे आर बीइंग प्लेड एंड पाकिस्तान इज आल्सो बीइंग प्लेड, इट इज बीइंग प्लेड। ये सिर्फ उनको पता लगेगा जब ईरान और अमेरिका के बीच में जब कुछ ना कुछ मतलब जंग रुक जाएगी और किसी और तरफ बढ़ पड़ेंगे, तब अगली कार्रवाई क्या होगी मतलब तब आपको पता लगेगा कि पूरी कहानी थी। देखो एंड ऑफ द डे दुनिया सिर्फ युद्ध नहीं देख रही है, युद्ध देख रही है कि आगे से ऐसा हरमुज जैसा कहीं और ना हो जाए। उसी हरमुज को तो फिर भी नियरेस्ट उस पे 21 माइल है। मलक्का स्टेट को देखो 2 नॉटिकल माइल है सिर्फ चौड़ा। देन स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, टर्की के पास है स्टेट में, मैं कितने स्टेट दिला सकता हूँ। ये एक बैड प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा दुनिया में। तो ऐसा नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबकी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, खाली अमेरिका की नहीं, रशिया की, चाइना की, भारत की, मिडिल ईस्ट की, यूरोप की। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है ऑयल पाइपलाइन जो सेफ रूट्स दिस थिंग। अब उसको करने के लिए जी 2 मिनट सुन लीजिए। जी, बोलिए उसको करने के लिए अगर ज्योग्राफी बदली करनी पड़ती है तो वो करी जाएगी। ज्योग्राफी भी टेरिटोरियल कंट्रीज की बाउंड्रीज बदली करने की जरूरत है, वो करी जाएंगी। पर आप देखिए लेकिन सर ये तो बड़ा घातक है ना, ये तो बड़ा घातक है। वही बात है कि कंट्रोल और मॉनिटर कौन करेगा। ये तो वही बात है कि अगर सुपर पावर समझ लिया तो जो जी चाहे, जिस देश पर कब्जा चाहे, जिस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाहे, रिजीम को बदलना चाहे, उसके खनिजों को कंट्रोल करना चाहे, अमेरिका तो करता रहेगा ऐसे। देखिए आप बात आप देखिए खनिज हमेशा लड़ाई 3 चीजों पे होनी है दुनिया में, एनर्जी, मिनरल्स, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स और पानी पे। ठीक है ना, जितनी भी लड़ाइयां चाहे यूक्रेन हो जाए, इधर हो जाए, वेनेजुएला हो जाए, कहीं भी हो जाए, इन 3 में से एक वजह होगी कि जिनके ऊपर लड़ाई हमेशा होती रहेगी और वजह नहीं होती है। जब इस टाइप की लड़ाई होती है तो जनरली कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को इनबिल्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इनबिल्ट होता है। ठीकरा ठोकना जो मैंने बताया आपको, वो सिर्फ एक तरीका है कि भी किसके सिर पे टीका ठोकना है। उसके सिवाय भी कि आपने दुनिया को कहां ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, मैं उसका इशारा कर रहा था आपको। जब ये पाइपलाइंस बनेंगी और कहां ईरान को रशिया पिछले 30 साल से सिक्योर एनर्जी के लिए ढूंढ रहा है कि एक्सपोर्ट करने के लिए इट वांट्स पाइपलाइन थ्रू इंडिया। रिफाइनरी पैसेज ही नहीं मिल रहा क्योंकि वहां पर भी पाबंदियां हैं। ऐसा मैं दोबारा लौटूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। इस पूरे तनाव के बीच में जब धमकियों का दौर जारी है तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकती, कोई भी ताकत ईरान को घुटनों पर नहीं ला सकती। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन
ईरान दबाव मंजूर बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान का यूएस इजराइल पर दोहरे मापदंड का भी आरोप एक बार फिर से है। ये बात उनकी तरफ से फिर से दोहराई गई, लेकिन ये समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मदीप अलूनी जी, ये बात मुझे जरा समझाइएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खोल रहा हूं, मैंने चाइना को पत्र लिखा, चाइना सबसे ज्यादा खुश है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले जाने से। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना का तो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, लेकिन चाइना के तो पहले से ही जहाज विजिट कर रहे थे ना, वहां से निकल भी रहे थे। तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि चाइना का बड़ा सपोर्ट है ईरान को। ईरान का ये जो कॉन्फिडेंस है ये पूरे बयान का, ये इसी को एक तरह से दर्शाता है क्या? नैना जी, देखिए, 2-3 बातें समझने की जरूरत है जी। सबसे पहली बात तो ईरान का इतना आत्मविश्वास जितना वो दिखा रहा है उतना ताकतवर वो है नहीं, क्योंकि युद्ध के पहले दिन यदि आपके धार्मिक गुरु को, धर्म गुरु को आपने बचा नहीं सके आप, तो फिर आपकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ऐसा भी लगता है कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने मिलकर धर्म गुरु को शहीद करवा डाला है, धर्म गुरु को मरवा डाला, और इसमें कोई संदेह भी नजर नहीं आ रहा। फिर कितने सारे सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान का जो आसमान है वो पूरी तरीके से खुला है। एयर स्पेस में इजराइल के जो विमान है वो घुसते, अमेरिका के घुसते, कई सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ईरान का अच्छा खासा तेल संसाधन, बिजली संसाधन, बड़े बड़े संयंत्र और लोग और सैन्य कमांडर बहुत सारे मारे गए। तो ईरान का ये कहना कि हम बिल्कुल दबाव में नहीं, दबाव में यदि आप नहीं होते तो आप फिर इस्लामाबाद की बैठक में नहीं बैठते, और यदि आप दबाव में नहीं होते तो आप फिर जो बातचीत है इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होते। तो पेजेशकियान की इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जहां तक सवाल नैना जी इस बात का है कि ट्रंप के बयान क्या कहते हैं, तो देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति का यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो बहुत जबरदस्त लोग हुए जिन्होंने नियंत्रण और संतुलन की नीति पर चलते हुए दुनिया में राज किया है। लेकिन जो ट्रंप है उन्होंने अमेरिका की रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को हटाकर आर्थिक प्रतिबद्धताओं को आगे करने की कोशिश की। जैसे युद्ध के बीच ट्रंप का यह बयान आता है कि मेरी जो नजर है वो ईरान के तेल पर है। तो यह वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब जहां तक हार्मुज का सवाल है, तो देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि जब आप ईरान के प्रॉक्सी समूह हुती से निपट नहीं सकते, हुती जो है वो बहुत सारे जहाजों को निशाना बनाता है, तो यहाँ तो एक राष्ट्र का सवाल है, और ईरान की जो बॉर्डर है वो जो है वो हार्मुज से लगती है। तो आप हार्मुज में ईरान का सामना नहीं कर सकते जब तक कि ईरान में रिजिम बदल नहीं जाती। तो ट्रंप ये कहते हैं कि चीन को के जहाज जब निकलने दे रहे हैं, देखिए, चीन जो है वो ईरान से 80% ऑयल को खरीदता है। चीन की इकोनॉमी के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान में चीन ने अरबों डॉलर लगाया है, जो कि मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा है, और चीन और ईरान के संबंध किसी से छुपे नहीं है। तो ईरान जो है वो चीन के जहाजों को निकलने दे रहा है, और यूएस में इतना दम नहीं है कि वो चीन के जहाजों को रोक ले। तो ट्रंप की जो तुनक मिजाजी है, या यूं कहें कि ट्रंप की जो डबल स्टैंडर्ड की भाषा है, उससे अमेरिका का दुनिया में विश्वास बहुत कम हो रहा है। और यदि अमेरिका का विश्वास कम होता है तो निश्चित तौर पर दुनिया में आने वाले समय में जो वैश्विक ताकतें हैं उनका जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। और यदि अमेरिका जो है वो मध्य पूर्व में कमजोर होता है तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप समझिए कि सऊदी अरब से चीन के रणनीतिक रिश्ते, यूएई से चीन के रणनीतिक रिश्ते, ईरान से चीन के रणनीतिक रिश्ते, जो चीन वन बेल्ट वन परियोजना है वो यूरोप तक जा रही है। तो अमेरिका और ट्रंप, खासकर ट्रंप ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते कि जहां से अरबों डॉलर उनको मिलता है, उस अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं को, अरबों डॉलर के साझेदार है, उनको हटाकर और तस्तरी में सजाकर चीन को वो दे दे। तो और सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद भले वो ना देना चाहें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि चीन के सामने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया। ना सिर्फ चीन बल्कि रशिया के सामने भी, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी रशिया पर जो तमाम बड़ी पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई, लेकिन ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के कियोस्क के बीच में अपनी दोगुनी कमाई कर ली रशिया ने, तेल बेचकर उन तमाम प्रतिबंधों को पार करते हुए। यही तो मौके का फायदा उठा लिया गया। मैं चर्चा को कंटिन्यू रखूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देती हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने नाकेबंदी की, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस नाकेबंदी के बीच में कई जहाज पार कर रहे हैं।
माल्टा के जहाज ने भी अब हॉर्मुज को पार कर लिया है। नाकेबंदी के बीच में माल्टा के जहाज ने हॉर्मुज पार किया। खबर है वीएलसीसी एजियोस फ्यूनेरियस ने दरअसल हॉर्मुज पार कर लिया है। नाकेबंदी के बाद में हॉर्मुज पार करने वाला पहला जहाज बताया जा रहा है। 2 दिन के बाद में वीएलसीसी एजियोस को दरअसल क्लियरेंस मिली थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये जो आप मैप भी देख रहे हैं, दरअसल यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो पैसेज है जिसे एक तरह से सेफ पैसेज क्रिएट करने की बात कही गई थी, क्योंकि जिस हिस्से में बताया जा रहा है माइंस बिछी हुई हैं जिसका डर है, अब वो अपने आप में बड़ा घातक था, लेकिन खासतौर से ईरान की तरफ से ही सेफ पैसेज क्रिएट किया गया। लेकिन दूसरे छोर पर अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई थी, बड़े युद्धपोत तैनात किए गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है नाकेबंदी के बीच में कई जहाज पार कर रहे हैं, माल्टा का भी जहाज पार कर चुका है। लेकिन राजन सर, इस बात को बताइए, बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ऐसे दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने नाकेबंदी की। अरे भाई, जब नाकेबंदी थी तो उसके बावजूद अमेरिका की नाकेबंदी के बाद चाइना के जहाज पार कर लेते हैं, माल्टा के जहाज पार कर लेते हैं। ये नाकेबंदी सफल रही या सांकेतिक तौर पर रही या सिर्फ परसेप्शन, एक माहौल बनाने के लिए की गई? असल में अमेरिका की नाकेबंदी फेल रही है क्या? देखिए, पहले 2 चीजें, अमेरिका ने जब नाकेबंदी करी है उसका एम उन्होंने क्लियर बताया है कि ईरानियन पोर्ट से एग्जिट या एंट्री, उन्होंने कभी नहीं बोला किसी जहाज को हॉर्मुज से नहीं निकलने देंगे। ईरानियन पोर्ट से बेसिकली ब्लॉकेड ईरान का है, इट इज नॉट पूरी मिडिल ईस्ट का ब्लॉकेड है। ईरानियन पोर्ट्स जो है, बंदर अब्बास हो गया, दूसरे पोर्ट्स है, दिस थिंग, यहाँ खर्ग आइलैंड पे जो पोर्ट है, किसी भी ईरानियन पोर्ट से जो जहाज जा रहा है या आ रहा है उसको हम रोकेंगे। तो ऑब्वियसली जहाज लेकिन सर, ऐसे तो फिर ईरान के साथ में जो बिजनेस है वो तो पहले से ही इफेक्ट कर रहा था। दरअसल ईरान तो शायद ये बंद ही इसीलिए करना चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले, वो प्रभावित करना चाहता था, अगर मैं गलत हूं तो। देखिए, नहीं, देखिए, जो ईरान करना चाहता है और जो अमेरिका ने कर रहा है, 2 अलग चीजें हैं। ईरान का ये था कि हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं, हमारे बगल में है तो हम पैसे लेंगे तब छोड़ेंगे, वो करके। जो इन्होंने ब्लॉकेड किया है, जिसको ब्लॉकेड बोल रहे हैं, वो ब्लॉकेड खाली ईरानियन पोर्ट्स का है, डिक्लेयर्ड है कि भी ईरानियन पोर्ट पे जो शिप जा रहे हैं। कभी नहीं बोला कि पूरे मिडिल ईस्ट को ब्लॉकेड है। अगर कोई कतर से शिप आ रहा है, दिस्तिंग जा रहा है, उसको बोल रहे हैं कि हम नहीं रोकेंगे, हम यकीन करें। दूसरा, ये ब्लॉकेड कैसे किया जा रहा है? अब तो अमेरिकन नेवी क्लेम कर रही है कि उन्होंने फिजिकल पेट्रोलिंग भी करी है, 2 शिप निकले हैं जिन्होंने माइन क्लियरेंस करी है, ऑल दैट, पर बल्क ऑफ द पेट्रोलिंग अभी भी एरियल रूट से है। इट इज बेसिकली ड्रोन्स के थ्रू, बिकॉज उनके जो शिप है वो अभी भी स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस पे है, पर वो ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के थ्रू, बिकॉज एरियल डोमिनेंस पूरी है। जो आसमान है इस वक्त इजराइल और अमेरिका के हैं, तो आसमान के जरिए ये इंश्योर हो रहा है, ड्रोन, सैटेलाइट्स, इन सब से वो मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या है। अगर उनको लगता है तो तब जाके वो वहां करेंगे। फिजिकली अगर उनके आप शिप्स की लोकेशन देखो, आजकल वैसे इतना मुश्किल नहीं है, वो एप्स हैं जो आपको पूरी लोकेशन बता देती है। आप हवाई जहाज हो जाए, शिप हो जाए, किसके कितने कहाँ कौन से हैं, आपको एकदम दिखता है, बिल्कुल दिखता है। एग्जैक्टली, वो पूरे एप्स अवेलेबल है, तो आप उनको देखिए करके। तो मतलब पूरी जो है वो वहां से हो रही है, एंड उन्होंने कभी नहीं बोला। सो इट इज देयर। ईरान अभी भी अपनी बात पे टिका है कि हम किसी की नहीं जाने देंगे। वो कह रहे हैं हमारी नाकाबंदी अभी भी चल रही है। अब सवाल ये है कि अगर ये शिप आया, ठीक है, ईरान में नहीं गया, पर क्या उसने ईरान को पैसे दिए? अभी दिस इज फॉर वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। क्योंकि सर एक तरफ तो ईरान यही कह रहा था कि भाई टोल किया जाएगा ना, अगर जो यहाँ से जाएगा उसको टोल देना होगा। अब उसने इन्होंने ये बोला था, अमेरिका ने ये भी बोला अगर कोई टोल देके जाएगा तो उसको भी नहीं जाने देंगे हम। पर वो डिटरमाइन कैसे होगा कि टोल दिया नहीं दिया? टोल आप क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हो, और बड़े दुनिया भर में जिस टाइप को भारत में हवाला बोलते हैं, उस टाइप के दुनिया भर में चैनल्स हैं, तो किसी भी चैनल का इस्तेमाल करके पैसे दिए जा सकते हैं। बट मतलब इट इज नॉट ऑफिशियली टोल कि आप मतलब अपने यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो। तो यही है ना कि आखिर उसको अपना जिस तरह से इतने लंबे वक्त से जो अटका हुआ है, अगर उसे रास्ता पार करना है तो वो कोई भी चैनल का इस्तेमाल करेगा। जी
या जी। देखिए, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये चाहे वो डार्क वेब के थ्रू हो, दे कैन ऑल बी ट्रेस्ड, और वो ठीक ट्रेस है। कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज हैं, मतलब ठीक एटलीस्ट है, यूएस ठीक है उनके सर, मैं पास। बस एक लास्ट चलो। रिएक्शन ले रही हूँ 30 सेकंड्स का ब्रह्मदीप सर से। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से सेकंड फेज की बातचीत को लेकर संभावना उम्मीद जताई जा रही है, पिछली बार का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कड़वा था, तो क्या दूसरी बार एक बार फिर से आमने सामने मेज पर आने की संभावना है क्या? जी बिल्कुल नैना जी, देखिए वो भी शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के जी। प्रधानमंत्री, हम्म। जी शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो सऊदी अरब, कतर और टर्की की यात्रा करने वाले हैं। और जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी उसमें मध्यस्थता के तौर पर पाकिस्तान का नाम आया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसमें चीन भी शामिल है, उसमें मिस्र भी शामिल है, उसमें टर्की भी शामिल है। मतलब जो पाकिस्तान है वो सिर्फ एक माध्यम बना हुआ है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर दोनों देश आमने सामने बैठेंगे। और नैना जी ठीक है। देखिए, जी। वो भले हमारे दुश्मन देश में बातचीत हो रही हो, लेकिन इस बातचीत का सफल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्मूज का संबंध हमारी इकोनॉमी से भी है, हमारी अर्थव्यवस्था से भी है। तो ये यदि बातचीत सफल होती है तो इसमें भारत की भूमिका भी होगी, क्योंकि ट्रंप ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था और 40 भारत का मिनट बात कंसर्न। हुई है। जी बिल्कुल, तो भारत भी इस बातचीत में शामिल है, क्योंकि ईरान जो है वो कई बार खुलकर कह चुका है कि उसमें भारत पर कितना भरोसा है। तो आने वाले समय में बातचीत निश्चित तौर पर सफल होने की ठीक है। संभावना बढ़ी है, उम्मीदें जागी है। बिल्कुल। 14-15 मई तक तो एटलीस्ट ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि चीन दौरे पर ट्रंप के बहुत बड़े समझौते नहीं हुए और इस बीच यदि एक खबर आती है कि चीन ने ईरान की बहुत ज्यादा मदद की है, तो तो बात फिर बिगड़ सकती मई है। के आखिरी सप्ताह में नैना जी यह संघर्ष भीषण होगा, बहुत जबरदस्त होगा और ईरान के लिए बहुत विध्वंसक होगा। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। और वो कहावत जो थी सर कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, मुझे लगता है इन परिस्थितियों को लेकर ही है, बस उम्मीद ही है जिस पर दुनिया अभी भी भरोसा किए हुए है कि आने वाले वक्त में बातचीत सकारात्मक हो। आप दोनों मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। बड़ी खबर, शांति वार्ता में हमारा न्यूक्लियर स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट साफ है। ईरान ने कहा हम यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने वाले हैं, कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। दरअसल यही तो बात लगातार अमेरिका और इजराइल कह रहे थे। अमेरिका की तरफ से डिमांड की गई कि ईरान को अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करना होगा, लेकिन ईरान कह रहा है इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हमारे ये प्रोग्राम जारी रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का पहला दौर विफल होने के बाद भले ही अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी, लेकिन यह भी सच है कि इस जंग ने ही ईरान को कमाई का नया जरिया दे दिया। ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल जरूर वसूलेगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को लगभग मिटाने के मकसद से जंग का आगाज किया था, लेकिन ये जंग उल्टी पड़ गई। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया में हाहाकार मच गया और ईरान के हाथ लॉटरी लग गई। पहले से ही माना जा रहा था कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, लेकिन ईरान ने तो यहाँ से कमाई का स्थायी जरिया ही ढूंढ लिया। सीज फायर के लिए एक शर्त ईरान ने भी रखी कि उसे हुर्मुज पर अधिकार मिले, यानी वो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सके। यानी अब दुनिया में तेल की कीमत और भी बढ़ सकती है। खबर है कि ईरान ने टोल वसूलना शुरू भी कर दिया। ईरान अब एक बैरल तेल पर $1 का टोल वसूलने जा रहा है। माना जा रहा है कि सिर्फ इस शुल्क से ही ईरान को सालाना 70 से 80 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। बात करें ईरान के कारोबार की तो साल 2023 में ईरान ने तेल कारोबार से $41.1 कमाए थे और साल 2024 में तेल कारोबार से 46.7 अरब डॉलर की आय हुई, जबकि साल 2026 में तेल से होने वाली आय बढ़कर रोजाना $139 बिलियन हो गई।
ईरान होर्मुज को लेकर काफी सतर्क हो गया है। उसने लंबे समय तक प्रतिबंध झेले हैं, लिहाजा अब वो टोल के भुगतान में बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी को भी तरजीह दे रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा वो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहा है। ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा कर रहा है और इसके बावजूद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हॉर्मुज अब सुरक्षित नहीं है, ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल बार बार ये तमाम बातें एक तरह से कही जाती रही हैं, आपको समझाते हैं। दरअसल हॉर्मुज पर शिकंजा किस रूप में है समझिए। ओमान की खाड़ी और सुरक्षित रास्ता या हॉर्मुज द्वीप, बंदर अब्बास पोर्ट को समझिए, तलारक द्वीप को समझिए, केशम द्वीप और पुराना रास्ता। अब जो पुराना रास्ता था वो ये व्हाइट एरो में आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये बड़ा घातक है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यही वो इलाका है जहां पर माइंस बिछी हुई हैं और यहां से जो टकराएगा वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। और यही वजह है कि अब एक सुरक्षित रास्ता सेफ पैसेज ईरान की तरफ से क्रिएट किया गया। ये जो ग्रीन एरो आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो सुरक्षित रास्ता है और ये काफी सकरा, पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा सकरा था, लेकिन अब ये एग्जिट और एंट्री वाला पॉइंट और भी ज्यादा सकरा हो चुका है। अब यहां से ही होते हुए ओमान की खाड़ी की तरफ आ जा सकते हैं और हॉर्मुज द्वीप जो आप यहां की तरफ देख रहे हैं उसको एक तरह से पार किया जा सकता है। जिस तरह से अभी हालात हैं, ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा कर रहा है, इसके बावजूद ऐसा क्यों है? आखिर हॉर्मुज सुरक्षित नहीं है, आपको ये इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका और ईरान हॉर्मुज को खोलने को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईरान साफ कर चुका है कि वो हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा। ईरान की लिस्ट में भी हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने को मान्यता दिए जाना शामिल है। हालांकि इस बार खबर है कि हॉर्मुज में एक नया खतरा पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से ईरान चाहकर भी इस रास्ते को खोल नहीं पा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान चाह करके भी हॉर्मुज को नहीं खोल पा रहा क्योंकि उसने जो समुद्री माइंस बिछाई थी उनकी लोकेशन ही उसे पता नहीं है। कई माइंस समुद्री धाराओं में बहकर अपनी जगह बदल चुकी हैं। वहीं कई माइंस को हटाना तकनीकी रूप से मुश्किल है। यानी अगर हॉर्मुज में जहाजों को ईरान ना भी निशाना बनाए तो भी खतरे खत्म नहीं होने वाले। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान हॉर्मुज को चाह करके भी फिलहाल पूरी तरह नहीं खोल सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जो समुद्री माइंस बिछाई थी उनकी लोकेशन वो भूल चुका है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ईरान ने पिछले महीने युद्ध के दौरान छोटे जहाजों के जरिए हॉर्मुज में माइंस बिछाई थी, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित नहीं थी। कई माइंस की लोकेशन रिकॉर्ड नहीं की गई और कुछ समुद्री धाराओं के साथ बह भी गई। यही वजह है कि अब उन्हें हटाना ईरान के लिए तकनीकी चुनौती बन गया है। यानी जब तक ये मिल नहीं जाते, जहाजों के लिए खतरा बने रहेगा। हॉर्मुज में माइंस की वजह से ईरान के सामने दोहरी समस्या पैदा हो गई है। पहली ये कि उसे खुद नहीं पता कि माइंस कहाँ है, और दूसरी ये कि जिन माइंस की जानकारी है उन्हें हटाने की तकनीकी क्षमता भी सीमित है। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि हॉर्मुज को तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए खोला जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उनका ये बयान सीधे तौर पर माइंस की समस्या से जुड़ा है। हालांकि ब्रिटेन के पास माइंस को हटाने की टेक्नोलॉजी है और वो इस पर काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के प्रॉक्सी हुती ने कई बड़ी धमकियां दी जिससे वैश्विक व्यापार पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बताते हैं इस बारे में आखिर किस तरह की धमकी एक बार फिर से दी जा रही है। ईरान के तमाम प्रॉक्सीज जो बड़ी चुनौती अमेरिका और इजराइल के लिए है, ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि प्रॉक्सीज में जिसमें हिजबुल्ला हो, हुती विद्रोही हो या फिर हमास जैसे कई और ऐसे संगठन जो ईरान को ताकत देते हैं और चिंता बढ़ाते हैं इजराइल और अमेरिका की। अमेरिका और ईरान की जंग से दुनिया टेंशन में है। जंग के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ती जा रही है।
तो वहीं दूसरी ओर दुनिया पर ईंधन की सप्लाई को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसकर दुनिया को ईंधन की सप्लाई के लिए तड़पने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई का करीब 20% हिस्सा हॉर्मुज से गुजरता है। लिहाजा दुनिया के कई देशों के जहाज हॉर्मुज में फंस चुके हैं। कई देशों में तो तेल के लिए हाहाकार मच गया है। दुनिया के कई देशों में हालात लॉकडाउन जैसे हो चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कमी से पंप बंद होते जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब जगह पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जाहिर है कि ये हालात बेहद खराब है। दुनिया के हालात तब हैं जब ईंधन सप्लाई के लिए महज एक रूट बंद हुआ। ईरान के सहयोगी संगठन हूती लड़ाकों ने दुनिया में एक और मुसीबत लाने की चेतावनी दी है। हूती लड़ाकों का कहना है कि अगर हमले बंद नहीं हुए तो वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे, जिससे लाल सागर के 2 व्यापारिक मार्गों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यमन की राजधानी सना से हूती लड़ाकों ने इजराइल पर लगातार 2 मिसाइलें दागी। हूती के इस दखलंदाजी से तेल व्यापार के 2 प्रमुख समुद्री रास्तों पर भी खतरा मंडराने लगा है। इनमें से एक है बाब अल मंडेब और दूसरा है सुएज नहर। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही ब्लॉक है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। यहाँ से दुनिया में 20% से ज्यादा तेल और गैस सप्लाई होती है, जबकि बाब अल मंडेब लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये यमन के तट के पास है और इस क्षेत्र पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण माना जाता है। बाब अल मंडेब से होकर दुनिया की लगभग 10% तेल और गैस की सप्लाई होती है। उधर सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके जरिए यूरोप और एशिया में तेल गैस के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सप्लाई की जाती है। साफ है कि अगर इन रास्तों पर शिकंजा कसा गया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हूती लड़ाकों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास 3 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। यमन की राजधानी सना पर इनका कब्जा है। हूती लड़ाकों के पास मिसाइलों का जखीरा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट की इस जंग में सबको नुकसान हुआ, अमेरिका हो, ईरान या फिर इजराइल, लेकिन रूस की कमाई दोगुनी हो गई है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के हवाले से खबर यह है कि रूस की मार्च में तेल से होने वाली कमाई दोगुनी हो गई है। रूस की तेल से होने वाली कमाई 19 अरब डॉलर हो गई है। तेल का निर्यात बढ़कर अब 7.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। इसके पहले कई तरह की पाबंदियों का सामना रूस कर रहा था। अमेरिका की तरफ से जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, रूस ने बहुत कुछ खोया, कई सैंक्शंस, कई सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना किया, लेकिन उसकी भरपाई सिर्फ 1 महीने में कर बैठा है रूस। अब ये रूस की बल्ले बल्ले ये पूरी एक तरह से इस युद्ध के साथ में हो गई। लेकिन कहा जाए कि मजबूरी क्या ना कराए, अमेरिका ने जिस तरह से रियायत दी रूस को, उसका ही ये नतीजा है। अब मिडिल ईस्ट की आग 40 दिनों तक लगातार धधकती रही, बारूद यहाँ पर बरसता रहा। इजराइल और ईरान आमने सामने थे और अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ था। दुनिया को ये लगा कि ट्रंप इस युद्ध से अमेरिका को सुपर पावर नंबर 1 बना देंगे, लेकिन आज जो सच आप जानने जा रहे हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। सच्चाई ये कि इस जंग में अमेरिका को फायदा नहीं बल्कि जबरदस्त घाटा हुआ है। युद्ध की आग मिडल ईस्ट में लगी, लेकिन रोशनी मॉस्को में हुई जब हॉर्मुज की घेराबंदी हुई और वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई रुकी तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। और यहीं से शुरू हुआ व्लादिमीर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रिपोर्ट्स कहती है कि तेल की बढ़ती कीमतों की बदौलत रूस के खजाने में 45 अरब से लेकर 151 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त इनकम होने जा रही है। यानी दुनिया महंगाई से करहाती रही और रूस तेल बेचकर नोट छापता रहा। अब बात ड्रैगन की। चीन ने इस युद्ध में वो किया जिसे कूटनीति का गोल्डन रूल कहते हैं। जब ईरान पर पाबंदियां बढ़ी, वो अलग थलग पड़ा, तो चीन ने ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल और गैस का सौदा पक्का कर लिया। युद्ध के संकट के बीच
चीन को कौड़ियों के भाव ऊर्जा मिली, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रॉकेट बन गई। इतना ही नहीं, रूसी बाजार से जब पश्चिमी कंपनियां भागी तो वहां चीनी कारों, मोबाइल और लैपटॉप का कब्जा हो गया। बिना युद्ध लड़े चीन ने दो देशों के बाजारों को अपनी जेब में डाल लिया। फायदा सिर्फ पैसों का नहीं, रणनीति का भी हुआ। इस जंग ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। ट्रंप को अपने सैन्य संसाधन, खुफिया एजेंसी और राजनीतिक ताकत को इजराइल, ईरान के बीच झोंकना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? यूक्रेन में रूस को खुली छूट मिल गई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को राहत। अमेरिका जब खाड़ी में उलझा था, तब चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास अपनी सक्रियता बढ़ा दी। अमेरिका दो मोर्चों पर फंसा और रूस, चीन अपनी अपनी चालें चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर पर क्यों राजी हुए? क्योंकि अमेरिका का $80 बिलियन यानी 80.4 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त थी और उधर रूस, चीन मजबूत हो रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जाल साबित हुआ, जहां खर्चा अमेरिका ने किया और मुनाफा उसके प्रतिद्वंदियों ने उठाया। आज अमेरिका की विश्वसनीयता दांव पर है और रूस, चीन वैश्विक शक्ति के नए केंद्र बनकर उभरे हैं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूस और चीन ने बिना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक चोट पहुंचाई है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस 40 दिन की जंग ने दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया। अमेरिका की जेब खाली है और रूस और चीन की तिजोरियां लबालब है। क्या ट्रंप अब इस मुकाम की भरपाई कर पाएंगे या फिर ये मिडिल ईस्ट के बहाने अमेरिका के पतन की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने जंग अपने तरीके से लड़ी। उसके तरीके में लंबी जंग लड़ना और गुरिल्ला वॉरफेयर शामिल है। ईरान ने सस्ते हथियारों से महंगी जंग लड़ी, जिससे अमेरिका परेशान हो गया और इसके अलावा ईरान जंग को लंबा खींचने के मूड में दिख रहा है। आखिर क्यों? ये भी जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान उठ खड़ा हुआ। उसने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया दहल गई। दुनिया भर में हाहाकार मच गया। दबाव अमेरिका पर भी पड़ा। ट्रंप को भी कुछ फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो अमेरिका और इजराइल से जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो जंग को लंबा खींचने में लगा हुआ है, क्योंकि वो भी जानता है कि अमेरिका हमेशा लंबी जंग से बचता है। उसका अनुभव लंबी जंगों को लेकर काफी खराब रहा है। ईरान लगातार पलटवार करके और समझौते की खबरों को सार्वजनिक तौर पर इनकार करके ये दिखाना चाह रहा है कि ईरान लंबे समय तक संघर्ष झेल सकता है। उसे और नेताओं के मारे जाने की परवाह नहीं है और वो इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है, फिर चाहे इसका असर पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया पर क्यों ना पड़े।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का मकसद इस युद्ध में जीत हासिल करने का नहीं है, बल्कि असली मकसद है कि वो अपना अस्तित्व बचा सके, दुश्मनों के दिल में खौफ भर सके और ऐसी स्थिति बना सके जिसमें जंग के बाद की शर्तें तय की जा सके। ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद क्षेत्र में नई व्यवस्था बनाई जाए। वो युद्ध के नुकसान की भरपाई की मांग भी कर रहा है और खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे रिश्तों में बदलाव चाहता है। युद्ध फिलहाल थम गया है, लेकिन तबाही के जो आंकड़े सामने आए हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। 28 फरवरी को जो चिंगारी भड़की उसने 40 दिनों तक मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना दिया। इजरायल ने ईरान के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 10,800 से ज्यादा हवाई हमले, 18,000 से ज्यादा बम। आईडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के सैन्य ढांचों की रीढ़ तोड़ दी है। तेहरान से लेकर इस्फान तक इजरायली वायुसेना ने काल बनकर उड़ान भरी और इजरायल के उस ऑपरेशन महाविनाश का पूरा लेखा जोखा अब जान लीजिए, जिसने ईरान को दशकों पीछे धकेल दिया है। हाँ, 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ फाइनल वार का बिगुल फूका। मकसद क्या था? मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दफन कर देना और उसके मिसाइल लॉन्चरों को राख बना देना। और फिर शुरू हुआ आसमानी कयामत का वो सिलसिला जो 40 दिनों तक नहीं थमा। इजरायली वायुसेना ने एक या दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा हमलों की लहरें भेजी। ईरान के परमाणु ठिकाने हो, बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स हो या उनके सैन्य मुख्यालय, आईडीएफ ने चुन चुन कर शिकार किया। आईडीएफ के मुताबिक ईरान के पास करीब 470 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे, जिनमें से 60% यानी कि 280 लॉन्चर अब कबाड़ बन चुके हैं। इजराइल ने न सिर्फ जमीन पर मौजूद लॉन्चर उड़ाए बल्कि उन गुप्त सुरंगों के दरवाजों को भी मलबे में बदल दिया जहां ईरान ने अपनी मौत की मशीनें छिपाई थी। सबसे बड़ी चोट ईरान की आंखों पर की गई। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। नतीजा क्या हुआ? आज ईरान की 85% हवाई रक्षा प्रणाली और रडार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यानी ईरान का आसमान अब पूरी तरह से बेपर्दा है। ये हमला नहीं, ये तेहरान के सैन्य अहंकार का अंत था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चीन तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है और इसी कड़ी में चीन ने ऐसी हवाई बढ़त हासिल की है जो यकीनन अमेरिका जैसी महाशक्तियों की टेंशन बढ़ा सकती है।
चीन तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो लगातार एक के बाद एक नई पीढ़ी के हथियार विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में वो अमेरिका के B-2 बम्बर से 2 गुना बारूद और तूफानी रफ्तार वाला हवाई राक्षस विकसित करने जा रहा है। चीन का H-20 स्टील्थ बम्बर दुनिया का सबसे रहस्यमयी सैन्य प्रोजेक्ट है, जो 12,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। रडार से बचने की अद्भुत स्टेल्थ तकनीक के कारण ये अमेरिकी ठिकानों के लिए सीधा खतरा हो सकता है। चीन के एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। H-20 एक ऐसा शिकारी है जो रडार की नजर में नहीं आता, लेकिन अपने पेट में पूरी दुनिया को राख करने का बारूद लेकर जरूर चलता है। चीन का H-20 सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि बीजिंग की वो ब्रह्मास्त्र योजना है जो पेंटागन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चीन ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड की आखिरी और सबसे खौफनाक कड़ी तैयार कर ली है। ये मुकाबला सिर्फ 2 विमानों का नहीं, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुपर पावर कहलाने की जंग का है। H-20 सिर्फ एक बम वर्षक विमान नहीं है, बल्कि ये चीन की वैश्विक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यदि ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो ये अमेरिका के हवाई वर्चस्व को सीधे चुनौती देगा। H-20 की तुलना अक्सर अमेरिका के B-2 स्प्रेट और नए B-21 राइडर से की जाती है। अमेरिका का B-21 तकनीकी रूप से बेहतर है, लेकिन चीन का H-20 ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।